Hi everyone, this is Adesh and you are watching my YouTube channel Techie आदेश। तो बात करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो नाइलिट के जो एग्जाम्स हैं उसके ऊपर ओ लेवल के सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा उसके पीडीएफ नोट्स भी। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो ओ लेवल के एग्जाम्स हैं उनकी एक टेंटेटिव डेट आ गई है, यानी कि आपके सितंबर 2021 में आपके एग्जाम होने हैं। कुछ ही टाइम बाकी है, तो चलिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको हेल्प करूंगा आपको समझाने में, जो भी टॉपिक हैं उनके ऊपर नोट्स देने में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है M2R5 या फिर ए लेवल वालों के लिए A2R5, उसके ऊपर मैं यूनिट बाय यूनिट वीडियो बना के अपलोड करूंगा और साथ में आपको उसके पीडीएफ के नोट्स भी शेयर करूंगा। तो अगर आपको करना क्या है, अगर आप पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी छोड़नी है। मैं उस ईमेल आईडी पर आपको पीडीएफ वाले नोट्स जो हैं वो रिप्लाई करके भेज दूंगा। या फिर दूसरा तरीका है, आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ता हूँ, आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करिए। मैं उसके नंबर पर आपको रिप्लाई करके आपको अपने जो नोट्स हैं वो भेज सकता हूँ। तो नोट्स किस तरीके से, आइए चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। लेकिन मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके कोई भी सजेशन है तो आप बिल्कुल फ्रीली मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे आपके सजेशन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितने जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हिंदी मीडियम के अंदर इसका एग्जाम देने वाले हैं, या फिर कितने व्यूअर्स हैं जो कि इसका एग्जाम इंग्लिश में देने वाले हैं। तो ये जो पेपर है ये मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन हिंदी में हो तो मैं वो भी ट्राई करूंगा। तो ये मेरी पीडीएफ की फाइल है जिसके अंदर मैंने सारा सब कुछ अपने हिसाब से, जो सॉल्यूशन मुझे लगता है उस टॉपिक का होना चाहिए या जो डेफिनेशन है वो मैंने इसके अंदर लिख रखी है, आप उसको पढ़ सकते हो। अब मैं इसको समझाने वाला हूँ किस तरीके से, कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं इस यूनिट के अंदर, जो हमारा ये सब्जेक्ट है M2R5 यानी वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग। तो इसके अंदर टोटल 8 यूनिट है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहली यूनिट की, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज वीडियो को लाइक करिए और बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो जैसे डेफिनीशन क्या है वो मैंने यहाँ पर समझा रखी है, बट इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी विंडो की तरफ। तो चलिए मैं वो विंडो यहाँ पर खोल लेता हूँ। देखिए जो हमारा इंटरनेट है उसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि हमारे पास बिलियंस ऑफ द नेटवर्क हैं, वो आपस में कनेक्टेड है। सपोज इस एग्जांपल को देखिए, इस तरीके से समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब समझ गए, यानी हमारे पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी चीज है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये हमारे पास नेटवर्क है। इस तरीके से ये भी हो सकता है आपस में जुड़े हो सकता है ये भी जुड़े हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारा होता है एक नेटवर्क। इंटरनेट को समझने से पहले हमें नेटवर्क समझना बहुत जरूरी होता है, यानी जहां पर हमारी जो डिवाइसेज हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और अगर इसी तरीके से हमारे पास एक और नेटवर्क हो, सपोज ये देखिए, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। ये हमारे पास एक और नेटवर्क हो, सपोज ये भी मेरे पास एक नेटवर्क है। ये भी आपस में कनेक्टेड है, ये भी आपस में कनेक्टेड है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड है। और फिर क्या है, फिर ये जो दो नेटवर्क थे आपके, दो नेटवर्क बन गए। एक नेटवर्क ये हो गया वन, और एक नेटवर्क ये हो गया। इसी तरीके से बिलियंस ऑफ द नेटवर्क होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ दो का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे अरबों खरबों नेटवर्क हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। तो वो भी अगर आपस में कनेक्टेड हो, इस तरीके से ये समझ लीजिए कि ये नेटवर्क भी आपस में कनेक्टेड हो गया, यानी वन और टू आपस में कनेक्टेड हो गए। तो देखा जाए तो इसके जितने टर्मिनल्स थे, ये ए बी, इधर भी ऐसे ही ई एफ, कितने भी टर्मिनल्स थे आपस में सारे कनेक्टेड हो गए। तो इस तरीके का जब नेटवर्क बन जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। ये होती है एक्चुअल एक्सप्लेनेशन। अब आपको लिखना क्या है एग्जाम में वो आपको पीडीएफ नोट्स में समझ आ जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो इंटरनेट का मतलब है जहां पर नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क होता है और बहुत सारे नेटवर्क, बिलियंस ऑफ द नेटवर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें आपने आपसे बात करनी है कि व्हाट इज ए वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है, अगर हम डेफिनेशन में देखें तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ओके, नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट इज ए डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू 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 के बारे में हम बात करते हैं कि ये है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब,
यानी ये है क्या बेसिकली, इट इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स और जो हमारे वेब पेजेस होते हैं उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। तो देखिए हम किसी भी वेबसाइट का जो हमारे पास एड्रेस होता है उसको बोलते हैं यूआरएल। क्या बोलते हैं हम उसको? यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपने देखा होगा जो भी हम गूगल पे ऊपर एड्रेस लिखते हैं सिंपली हम उसको यूआरएल बोलते हैं। यानी यूआरएल इज व्हाट? यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने लिखा www डॉट, मेरी साइट का नाम है सपोज techieadesh.com, तो ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल हो गया। ठीक है, तो ये देखिए www का मतलब है कि आप किस तरीके से उस वेबसाइट को या उस डॉक्यूमेंट को, उस वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करोगे। तो ये ऐसा हमारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन जाता है जहां पर हम किसी भी वेब पेज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो www का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, एक ऐसा हमारा रिपोजिटरी सिस्टम या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसकी वजह से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं किसी भी वेबसाइट को विद द हेल्प ऑफ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, अगर किसी वेबसाइट का डोमेन अगर सेम होगा भी तो उसका फिर आगे जो आपका डोमेन का स्पेसिफिक इन या फिर डॉट कॉम या फिर ओआरजी होता है एक्सटेंशन, वो अलग होगा। तो ये चीज होती है जो हम बात करते हैं यूआरएल की। यूआरएल हमेशा सेम नहीं हो सकता, तभी तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये थी हमारी डेफिनेशन दूसरे टॉपिक की जिसमें मैंने आपसे बात की www के बारे में। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ वेबसाइट। तो वेबसाइट जैसे आपको पता होगा, वेबसाइट आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी, गूगल, फेसबुक, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की वेबसाइट्स होती हैं। तो वेबसाइट का मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो चलिए इस एग्जांपल को समझने के लिए वापस हम चलते हैं उसी डायग्राम की तरफ जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ये मैं सारा यहाँ से ड्रॉ कर रिमूव कर देता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे वेब पेजेस होंगे। आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखेंगे उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला ये हमारा होम पेज है, इसके बाद सपोज हमारे पास ये अबाउट का पेज है, अबाउट, उसके बाद सपोज हमारे पास कोई और इस वेबसाइट के बारे में डिटेल है। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट क्या सर्विसेज देती है, तो ये भी हमारे पास एक पेज हो सकता है। इसके बाद इस वेबसाइट के लिए मुझे कोई और डिटेल चाहिए तो मैं इस पे क्या कहाँ जा सकता हूँ, इसके कॉन्टेक्ट इन्फो में जा सकता हूँ, तो एक और पेज हो सकता है कॉन्टेक्ट पेज। इसी तरीके से जरूरी नहीं है 4 पेजेस ही हो, ये वेबसाइट स्टार्ट फ्रॉम द 1 पेज टू द एन नंबर्स ऑफ द पेज हो सकती है। यानी इसके अंदर हजार, लाख, कितने भी वेब पेजेस हो सकते हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट का मतलब है उसके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं और ये वेबसाइट किसी से भी रन हो सकती है। ये किसी एक ग्रुप की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, या एक इंडिविजुअल पर्सन की भी हो सकती है। जैसे मैं अपनी खुद की वेबसाइट रन कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो मेरे बारे में उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ वेब पेजेस की। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसमें पूछा गया है कि वेबसाइट काम कैसे करती है। तो वेबसाइट काम कैसे करती है, आपको सबसे पहले अपने पास आपके पास वेब पेजेस होने चाहिए। वो वेब पेजेस आप अपलोड कर देते हो सर्वर के ऊपर। तो जब ये आप किसी भी सर्वर के ऊपर आप होस्ट कर देते हो और आपको मिल जाता है एक डोमेन नेम, तो आपका वो नेम जो है कॉन्फ़िगर हो जाता है आपके डाटा के साथ, यानी आपकी वेबसाइट के साथ। तो उस तरीके से वो वेबसाइट काम करती है। अब इस एग्जांपल को और डिटेल में समझने के लिए इस तरीके से कर लेते हैं। सपोज ये मेरे पास एक ब्राउजर है और मुझे यहाँ पर कोई वेबसाइट खोलनी है। लेट्स से यहाँ पर देख लेते हैं, ये मैंने यूआरएल में लिखा www.google.com, मैंने यहाँ पे लिख दिया google.com। यहाँ पे मैंने गूगल को खोला। तो मैं जो हूँ क्लाइंट हूँ, तो ये क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग एक आईपी मैप होता है सर्वर पे। सर्वर पे जाके यहाँ पर ये इसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा था google.com, इसके करस्पॉन्डिंग एक आईपी की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी आईपी सर्च होता है। उस आईपी जो google.com था इसका भी कोई ना कोई आईपी होगा। उस नाम की जो वेबसाइट है google.com से जो मैं खोलना चाहता हूँ उस आईपी पे जो एग्जिस्ट करती है, वो वेबसाइट आके मेरे ब्राउजर में यहाँ पे लोड हो जाती है। फिर मैं जिस लिंक पे क्लिक करता रहता हूँ उसी तरीके के पेजेस मेरे सिस्टम पे आके लोड होते रहते हैं। ठीक है, फिर मैं कोई भी इंटरेक्शन करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चैटिंग करता हूँ या फिर मैं कोई मेल भेजता हूँ या फिर मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ, कोई भी मैं एक्शन इस तरीके से करता हूँ तो सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन मेरे क्लाइंट पे आती रहती है। इस तरीके से हमारी वेबसाइट काम करती है। तो वेबसाइट में जो हमारे पेजेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द, उनको हम बोलते हैं हाइपर लिंक।
हाइपरलिंक। हाइपरलिंक समझ गए, आपने बनाया होगा HTML वगैरह में, नहीं बनाया कोई बात नहीं, HTML की यूनिट भी हमारे आगे के आने वाले टॉपिक्स में आने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोस के बारे में मैं सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ, और दूसरे चैप्टर के ऊपर और दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी इवन मैं नोट्स और इसी तरीके से लेक्चर लेके आऊंगा। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया कि वेबसाइट होती क्या है और वेबसाइट काम कैसे करती है। बाकी पूरी थ्योरी के नोट्स पढ़ने के लिए आप मुझे ईमेल अपनी ईमेल मुझे टेक्स्ट करिए कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो PDF के पूरे नोट्स भेज दूंगा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि वेब पेजेस क्या होते हैं। तो वेब पेजेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वेबसाइट हमारी कलेक्शन होती है वेब पेजेस का, यानी एक वेबसाइट के अंदर हमारे कई सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। तो चलिए इस जो डायग्राम है मेरा, इसको मैं ड्रॉ करके हटा देता हूँ। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो वेब पेजेज का मतलब हो गया, यानी एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेज, जैसे मैंने अभी बताया था होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, इस तरीके से कितने भी वेब पेज एक वेबसाइट के अंदर हो सकते हैं। तो जो एक वेब पेज होता है, देखो ये अगर वेब पेज है तो यानी मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा एक, और इन्फॉर्मेशन आपको पता है किस तरीके से होती है जनरली। अगर आप देखोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है जनरली किस किस फॉर्म में हो सकती है, या तो आपकी वो टेक्स्ट हो सकती है, या फिर वो आपकी कोई पिक्चर हो सकती है यानी कि इमेज, या फिर वो आपकी कोई ऑडियो हो सकती है, या कोई वीडियो हो सकती है ना, या फिर वो आपका कोई एनिमेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके से कोई आपकी कोई एक फॉर्मेट होगा यहाँ पर। तो वेब पेज में आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जनरली जो हम वेब पेज बनाते हैं, अगर हमें स्टैटिक बनाना होता है तो हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए, और उसको हम स्टैटिक लैंग्वेज को बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर हम और एडिशनल फीचर्स लेके आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इसके अंदर वैलिडेशन भी लगाने हैं तो मैं जावास्क्रिप्ट ले आऊंगा, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं CSS ले आऊंगा, बट बेसिक स्ट्रक्चर हमारा बनता है विद द हेल्प ऑफ द HTML। तो वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वेब पेज क्या होते हैं, अगर हमें डायनेमिक वेब पेज बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमें स्टैटिक वेब पेज बनाने हैं तो हमें क्या करते हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको HTML वाली यूनिट के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये थी हमारी इंफॉर्मेशन वेब पेज। वेब पेज यानी एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे वेबसाइट का वेब पेज यानी कि होम पेज, अबाउट पेज, तो मैंने आपको बताया ही था कि वेबसाइट आपका कलेक्शन होती है मल्टीपल वेब पेज का, और वेब पेज के अंदर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं किसी एक इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे होम पेज में मैं कुछ चीजें लिख सकता हूँ, और वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, कोई भी टाइप की वो इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करते हैं फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। इसको बहुत इंटरेस्टिंगली समझते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड हमारे क्या होते हैं। तो देखिए, इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि फ्रंट एंड और बैक एंड जो हमारे वो क्या होते हैं। फ्रंट एंड का मतलब होता है, देखिए इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए आप किसी वेबसाइट का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज ये हमारी वेबसाइट है फेसबुक। तो फेसबुक में ये मैंने लिखा फेसबुक, ओके। फेसबुक में देखो जो आपको दिखता है, डिजाइन दिखता है, वेबसाइट का कलर, वेबसाइट के अंदर जो भी पिक्चर्स हैं, वेबसाइट के अंदर जो फॉर्मेटिंग है, जो फॉर्म्स हैं, है ना, जो इनपुट है, लॉगिन करते हो आप और बटन दबाते हो, क्लिक करते हो, फिर वो लॉगिन होता है। तो ये सारी जितनी भी डिटेल है, कलर कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम फ्रंट एंड। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो पहले आपको उसका फ्रंट एंड डिजाइन करना होता है। फ्रंट एंड का मतलब हो गया जो आप यूजर इंटरफेस है, एक तरीके से यूजर जिससे इंटरेक्ट करेगा उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। लेकिन बैकएंड का क्या मतलब होता है, बैकएंड का मतलब होता है यानी आपकी वेबसाइट के पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे सोचो, फेसबुक में जैसे ही आपने लॉगिन किया तो आपका डेटा दिख जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से कोडिंग हो रखी होगी उसकी, तभी तो वो सर्वर से डेटा आपका उठ के आता है, या आपके फ्रेंड की लिस्ट आती है, या फिर आपने जो चैट करी है वो आती है, या आपने जो पिक्चर्स डाल रखी है वो आती है। तो वो सब करने के लिए जो आपको दिखती हैं वो तो फ्रंट एंड में दिखती हैं, लेकिन जो लॉजिक लिखा हुआ है उसके पीछे वो होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड किस तरीके से बनता है, जैसे आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें फ्रंट एंड में ही आती हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम डिजाइन बनाते हैं। तो बैक एंड में क्या आता है फिर, बैक एंड में आपकी कोडिंग वाली लैंग्वेज आती है, जैसे फॉर एग्जांपल PHP, फॉर एग्जांपल जावा, फॉर एग्जांपल पाइथन, ये सारी लैंग्वेज आपकी बैक एंड में आती है। तो बैक एंड का मतलब जिनकी हेल्प से हम कोडिंग का बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। जैसे अगर मुझे चैट करनी थी तो चैट का जो बॉक्स बना होगा वो फ्रंट एंड में हो गया,
लेकिन उस चैट को भेजने के लिए जो लॉजिक लिखा गया है वो होता है हमारा बैक एंड। तो आई होप कि अब आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस होता है। बैक एंड यानी कि हम जो उसको हम सर्वर साइड कोडिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं और फ्रंट एंड को हम क्लाइंट साइड का लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारे पास, ये देखो फिर से वही टॉपिक आ गया जो हम अभी बात कर रहे थे, इसी से रिलेट मैं वो टॉपिक करूंगा। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो क्लाइंट साइड सर्वर साइड समझने के लिए वापस मैं उसी डायग्राम पे चलता हूं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्लाइंट साइड सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है। तो मैं पहले ये सारा क्लियर कर देता हूं। देखो क्लाइंट साइड सर्वर साइड समझने के लिए हम इस तरीके से समझ लेते हैं। ये मेरे पास सपोज सर्वर था। सर्वर सर्वर आप जानते ही होंगे, आपकी कोई भी वेबसाइट होगी तो आपको वो इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट की पहले एक सर्वर पे डालनी पड़ती है। सपोज आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा है, ठीक है। अब एक कोई क्लाइंट है, सपोज ये कोई क्लाइंट है, देखिए ये कोई क्लाइंट है, इसको ये आपकी वेबसाइट खोलनी है। तो वो क्या करेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे को ये वेबसाइट खोलनी है। फॉर एग्जांपल मुझे खोलनी है www.google.com या gmail.com कर लेते हैं, चलो gmail.com, ये वेबसाइट उसको खोलनी है। तो सबसे पहले जीमेल का होम पेज यहाँ पे लोड हो जाता है सर क्लाइंट के पास। अब सपोज उसका कोई अकाउंट नहीं था तो उसको करना है रजिस्टर, यानी जीमेल पे उसको रजिस्टर करना है। तो देखिए क्या होता है, इस सर्वर से जीमेल का रजिस्ट्रेशन का पेज, ये रहा रजिस्ट्रेशन का पेज, इसके लोकल ब्राउजर पे जाके लोड हो जाता है, ठीक है। अब सपोज उसने अपनी डिटेल फिल करी, यहाँ पर डिटेल यहाँ पर फिल करी, नेम एड्रेस जो भी डिटेल थी, यूजर आईडी पासवर्ड, ये सारी डिटेल, जेंडर, ये सारी डिटेल उसने यहाँ पे फिल करी। तो जब तक वो सेव नहीं करेगा डेटा को तब तक वो उसके लोकल मशीन पे ही रहता है, ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको यहाँ पे लोकल पे ही करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल वैलिडेशन, तो वैलिडेशन देखिए हम जाके सर्वर पे करें यहाँ पर, फिर वो वापस जाके इसको वापस करे, तो इससे एक तो स्लो भी होगा और अननेसेसरी टास्क बढ़ेगा क्योंकि सर्वर पे ऑलरेडी लोड है, वो आपका डेटा वगैरह भी प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेसिंग वाला काम जो है वो तो हमारा सर्वर साइड पे होता है, यानी जब आपने फॉर्म भर दिया तो आपका सारा डाटा जाके यहाँ पे डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द सर्वर। बट जैसे वैलिडेशन वगैरह का काम है तो वो हमारा क्लाइंट साइड पे ही हो जाता है। तो इसीलिए उनको बोलते हैं क्लाइंट साइड लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट होती है। तो जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए या फिर क्लाइंट साइड पे कोई भी काम करना है उसके लिए यहाँ पर एग्जीक्यूट होती है आपकी क्लाइंट साइड पर। और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें वो डेफिनेशन लिखी होंगी, आप उससे वो डिटेल पढ़ भी पाएंगे जो मैं आपको अभी इस डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब हम सर्वर से जो हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज था वो लोड होता है तो ब्राउजर में, क्लाइंट के ब्राउजर में वो पूरी जावास्क्रिप्ट वगैरह भी लोड हो जाती है। तो अगर आप कुछ भी ऐसा कोई चेंज कर रहे हैं तो वो आपका क्लाइंट साइड पे यहाँ पर चेंज हो जाता है, बट वो चेंज परमानेंट नहीं होता। यानी जब आप पेज खोलेंगे दोबारा से, आपने सपोज यहाँ पे फॉर्म भरा था और आपने वो फॉर्म सबमिट नहीं किया और आप उस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो वो जो चेंज आपने करे थे वो फिर से ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे आपने अपना नाम ये सब चीजें भर दी लेकिन आपने डेटा वो सेव नहीं किया अपने सर्वर पे, तो वो जो आपने फॉर्म भरा था वो फिर से खाली हो जाएगा, आपको फिर से भरना पड़ेगा क्योंकि क्लाइंट साइड में जो भी चेंजेस आप करते हो वो परमानेंट नहीं होते जब तक वो डाटाबेस में या फिर सर्वर से कनेक्ट होकर वो अपडेट नहीं होते। तो ये डिफरेंस होता है क्लाइंट साइड में और सर्वर साइड में। आई होप कि अब आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ जिसमें हम बात करेंगे कि रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होती है। तो रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको उस डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। तो देखिए रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग का मतलब है आपने कोई वेब पेज बनाया, सपोज ये, अगर ये वेबसाइट, मैं ये लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अगर ये जो डिजाइन है ये मेरा, देखिए लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी है ना, तो लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होने से ये मुझे पूरी स्क्रीन में दिख रहा है। लेकिन अगर यही डिजाइन अगर मैं सपोज मोबाइल में खोल दूं तो आपको पता होगा मोबाइल में क्या होगा इसका हाल। मोबाइल में जो है ये इतना ही डिजाइन दिख पाएगा क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी तो होती नहीं, तो उसमें इस तरीके से दिखेगा, यानी ये आधा पेज जो है इधर का ये वाला हट जाएगा उससे, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन में इतना ही पोर्शन कवर हो पाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो फिर मेरा रेस्पॉन्सिव डिजाइन
नहीं होता। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का मतलब होता है ये जो मैंने वेब पेज बनाया था, ये वेब पेज अपने आप एडजस्ट कर ले एज पर द स्क्रीन ऑफ द डिवाइस। यानी अगर ये बड़ी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल टीवी, तो जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और अगर ये छोटी डिवाइस है, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल या फिर टैब या फिर मोबाइल के भी अलग अलग साइज होते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी ये स्क्रीन जो है वो एडजस्ट कर ले जो आपने वेब पेज बनाया था। तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन। तो रेस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हमें उस तरीके की सीएसएस लिखनी होती हैं या फिर और भी कई सारे टूल होते हैं जिनकी हेल्प से हम वो रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बूट स्ट्रैप और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो आपको और डिटेल में पता चलेंगी अगर आप आने वाली क्लासेस देखेंगे तो ये होता है आपका रेस्पॉन्सिव डिजाइन। यानी आपकी वेबसाइट इस तरीके से बनाई जाती है कि वो हर तरह की डिवाइस में वो आपको पूरा व्यू उसका दिखे, आपको उसका कोई भी व्यू फटे ना। यानी जैसे इसी एग्जांपल में मैंने दिखाया कि ये लैपटॉप में तो पूरी स्क्रीन दिख रही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजोल्यूशन और पिक्सल्स वी कैन से, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस के पिक्सल्स अलग अलग होते हैं, तो वो वेबसाइट हर में पूरी क्रैक ना हो, पूरी प्रॉपर दिखे। उस डिजाइन को अगर हम बनाते हैं तो हम बात करते हैं रेस्पॉन्सिव डिजाइन की। तो ये होता है फर्क रेस्पॉन्सिव डिजाइन में और अनरेस्पॉन्सिव डिजाइन में। आई होप कि अब आपको ये एग्जांपल समझ आ गया होगा। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें हमने बात की है टाइप्स ऑफ द वेबसाइट की। तो टाइप्स ऑफ द वेबसाइट में बताया गया है कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट क्या होती हैं। तो इस एग्जांपल को समझ लेते हैं। मैं देखिए हटा देता हूं जो पुरानी मेरी ड्राइंग थी। तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है जहां पर ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट है और ये है मेरी डायनामिक वेबसाइट। लेट्स से स्टैटिक वेबसाइट में आपके जितने भी पेजेस होते हैं, यानी आपने सिर्फ उसमें इंफॉर्मेशन बना के स्टोर करके रख दी, ये आपके पेजेस है, ठीक है। तो आप जितनी बार भी उन वेबसाइट को खोलेंगे या जो भी यूजर खोलेगा, दो यूजर आ गए सपोज ए और एक यूजर आ गया बी, तो दोनों यूजर के लिए वेबसाइट सेम रहेगी क्योंकि आपका जो डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा, स्टैटिक है, फिक्स्ड है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी वेबसाइट पे वो डेटा और नहीं आ सकता, डेटा प्लस हो सकता है। अभी आपके 3 पेजेस थे, हो सकता है एक पेज और बन गया, 4 पेजेस हो गए। कोई ये बोलेगा आपसे कि आपकी वेबसाइट में डेटा ही चेंज नहीं हो सकता, ये नहीं है। डेटा चेंज हो सकता है बट हर यूजर के लिए वेबसाइट का जो बिहेवियर है वो सेम होगा। यानी अगर आपकी होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट की वेबसाइट है, तो इस यूजर को भी वही दिखेगी, इस यूजर को भी वही दिखेगी। लेकिन दूसरी वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट वो होती हैं जो यूजर को, हो सकता है पहला पेज तो सेम दिखे लेकिन आगे के फंक्शन बदल जाएंगे बेस्ड ऑन द यूजर। फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। तो फेसबुक के अंदर जब मैंने लॉगिन किया तो अंदर डिटेल जो होगी, मुझे ए अगर यूजर हूं तो ए की डिटेल दिखेगी, बी यूजर है तो उसको बी की डिटेल दिखेगी। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका डेटा कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर होता है इन डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो डेटाबेस में देखो ए अपना लॉगिन करेगा तो इसकी डिटेल इसको दिखेगी, बी में बी वाला लॉगिन करेगा तो उसको उसकी डिटेल दिखेगी। तो ये चीजें होती हैं जब हमारी वेबसाइट होती है डायनामिक। तो डायनामिक वेबसाइट का मतलब होता है यानी हर तरीके की यूजर को अलग अलग इंफॉर्मेशन देगी बेस्ड ऑन हिज इंफॉर्मेशन। जबकि स्टैटिक वेबसाइट में ये नहीं होता, स्टैटिक वेबसाइट में हर यूजर के लिए उस वेबसाइट का बिहेवियर कॉमन ही रहेगा। हालांकि उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है क्योंकि देखो मैं नया डेटा डाल दूंगा तो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। स्टैटिक का मतलब यानी उस वेबसाइट का बिहेवियर हर यूजर के लिए कॉमन होगा। ये डिफरेंस होता है स्टैटिक वेबसाइट में और डायनामिक वेबसाइट में। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप HTML यूज करोगे, आपकी स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगी। HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, तो आपकी स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो डायनेमिक वेबसाइट बनाना तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल आप PHP में बना सकते हो या फिर आप जावा में बना सकते हो। तो जो भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं आप उनका यूज करके, आप जो है बैकएंड का यूज करके आप जो है डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो। तो ये था डिफरेंस स्टैटिक वेबसाइट में, डायनेमिक वेबसाइट में। और क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो अगर आप PDF के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से समझाने के लिए ट्राई किया। तो आई होप जो पहली यूनिट थी अब आपको समझ आ गई होगी जिसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग। अगली यूनिट में मैं बात करूंगा आपसे एडिटर के बारे में। उसके बाद तीसरी जो यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसको आप जरूर बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें मैं आपको HTML के सारे बेसिक बताने वाला हूँ, स्टार्ट फ्रॉम द टोटल फ्रॉम बिगनर साइड। तो उस यूनिट को आप प्लीज मिस मत करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं कि मुझे किस तरीके से वीडियो बनाना चाहिए, क्या मुझे बोर्ड पे ये चीज समझानी चाहिए या फिर मुझे हिंदी में आपको नोट्स देने चाहिए, तो जरूर प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए।
आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज छोड़ सकते हैं, आप जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, और आपके सुझावों का वेलकम है। फिर मिलेंगे दूसरी यूनिट के साथ, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा एडिटर्स के बारे में। तो जरूर अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।